आपने बात की स्किल की, स्किल किसी भी प्रोडक्ट में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मुझे लगता है कि सरकार का सबसे बड़ा इसमें जो फोकस है वो स्किल पर है। पहली बार स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अलग से बनाएगी। ओके, तो ये सरकारों ने भी कौशल विकास मिशन अलग से बनाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र भी प्रदेश सरकारों को लगातार जी सहायता दे रही है कौशल विकास में। और कौशल विकास में अगर देखें तो न केवल कौशल विकास मंत्रालय बल्कि एमएसएमई मंत्रालय हो, एचआरडी हो या फिर कॉमर्स के अंदर डीपीआईआईटी जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो बनानी है, ये सारे के सारे कौशल विकास में लगे हैं और कौशल विकास के कार्यक्रमों की ओर व्यक्ति हो रही है। लेकिन समस्या अभी हमारे पास ये है कि उस के लिए स्किल्ड हमारे पास मैन पावर नहीं है जो उनको ट्रेन कर सके। ट्रेनर अभी सबसे पहले हमको व्यवस्था ट्रेनर्स की करनी होगी जी। और मेरा उसमें हमेशा एक सुझाव रहता है कि जो जिस चीज का क्लस्टर है, अगर जूते का क्लस्टर है, कोई टेक्सटाइल का क्लस्टर हो सकता है, कोई ऑटोमोबाइल का क्लस्टर हो सकता है, अगला कोई पर्यटन है, ये टेक्सटाइल है। क्लास 7th और 8th में जब बच्चा 13-14 साल का होता है तो चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो या आईसीएसई स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, हिंदी मीडियम हो या अंग्रेजी मीडियम हो, ओके, उसमें कंपल्सरी एक सब्जेक्ट जूता या पर्यटन होना चाहिए। अच्छा, स्कूल में उसमें एचआरडी अपना शिक्षकों की व्यवस्था कर सकते हैं। एमएसएमई जो टूल रूम बनाता है वो क्लासरूम को टूल रूम में कन्वर्ट कर सकता है। और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है जो स्टाइपेंड देती है, जो वो उसको फीस के रूप में मिल जाता है तो 1 साल में वो पढ़ भी सकता है। उससे सीधे सीधे ये होगा कि जो ड्रॉप आउट है, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं 14 साल के बाद में, जैसे ड्रॉप आउट हुए तो फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने लोकल सीखा भी है 2 साल 7th 8th में और साथ ही लोकल इंडस्ट्री को देखा भी। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी में इसके प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन धरातल पर आना बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कम से कम 23 जो फोकस प्रोडक्ट है सरकार के मेक इन इंडिया में, उन 23 फोकस प्रोडक्टों को का करिकुलम तो तैयार कर देना चाहिए, उसका सिलेबस तैयार हो जाना चाहिए, उनकी टीचिंग व्यवस्था तैयार होनी चाहिए ताकि आगे स्किल डेवलपमेंट भी कहीं जाए तो ये टीचर्स आगे उनको भी ट्रेन कर सके। इसमें 2-3 फायदे होने वाले हैं। स्पीडिंग से अगर हम करते हैं, ड्रॉप आउट है तो आपको सीधे जॉब मिल रहा है। अगर आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं आगरा के जूता थोड़ा पलते फूलते हुए देख करके बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं जूता उद्योग में एंटर करूं, लेकिन उनके पास वो स्किल नहीं होती। अगर उन्होंने स्कूल में पढ़ा है तो सीधे अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं। और जो जिनको हायर एजुकेशन में भी जाना है उनके साथ भी समस्या ये रहती है कि वो लोकल इंडस्ट्री को जब नहीं समझते तो एमबीए कर ले, भले ही टेक्निकल एजुकेशन कितनी भी ले, लेकिन जब लोकल इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं होती तो वो उनको लोकल जॉब न मिल करके फिर वो दिल्ली और बॉम्बे मेट्रो स्टेशन पर अपने आप को सीमित कर लेती। अगर लोकल इंडस्ट्री की अगर उन्होंने में अपनी स्कूल एजुकेशन में पढ़ा है तो उस हायर एजुकेशन को भी उसके साथ अलाइन करके वो अपने शहर में जॉब ले सकते हैं। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा सर, आप एफमेक के भी चेयरमैन हैं, तो आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है ये, इसके क्या प्रयास रहे हैं आगरा के जूता उद्योग को डेवलप करने के? देखिए, हम लोगों ने 90 से पहले आगरा का जूता सिर्फ रशिया को जाता था। अच्छा, एक बार्टर सिस्टम था और बार्टर सिस्टम में वहां से आर्मामेंट आता था, वो आता था, उसके बदले में कंज्यूमर गुड्स काफी बार्टर सिस्टम में चली जाती थी जी। यूएसएसआर के कोलैप्स होने के बाद में हमारे पास हम लोगों को अपने आप को एस्टेब्लिश करना था वेस्टर्न मार्केट में। और वेस्टर्न मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए
एक एक बड़ी स्किल की जरूरत थी और कलेक्टिव प्रयासों की जरूरत थी। जूते को अपने को अपग्रेड करने की जरूरत थी वेस्टर्न मार्केट में हमको जाना। कुछ इंडिविजुअल्स काम कर रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल्स के नाम से कोई इंडस्ट्री जानी नहीं जाती जी। हमारा प्रयास था कि कलेक्टिव अप्रोच की जाए, और जो फेयर्स लगते हैं, जर्मनी में लगते थे उस समय या इटली में लगते थे, उनमें एक बड़ा पार्टिसिपेशन हो, और बड़ा पार्टिसिपेशन हुआ तभी उद्योग शहर के नाम से जाना जाए। तो हमने 1994 में आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स चैम्बर का गठन किया, कि ताकि और लोगों को प्रेरित किया कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। और जो इटली का गादा फेयर है, जो 94 से पहले मात्र 2 लोग उसमें जाया करते थे ऑल ओवर इंडिया से, आगरा से 2 लोग जाया करते थे। एक कल्पना शू फैक्ट्री होती थी और एक फुट स्टाइल होती थी। वो भी दूसरों को ले जाने में डिस्करेज करते थे, उनको लगता था कि हमारे कंपटीटर आ जाएंगे। और जो कंपटीशन से डरता है, इसमें कहते हैं जो डरा सो मारा, वो आज बाजार में है ही नहीं, ना फुट स्टाइल है ना कल्पना है। अच्छा। एक समय पर हमने एफनेक के माध्यम से, आगरा फुटवेयर एक्सपोर्टर्स चैम्बर के माध्यम से, इटली के उस फेयर में 60, एक सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन एक सिंगल शहर से, इटली के अलावा सिंगल शहर से विश्व में जितने पार्टिसिपेशन होता था उसमें आगरा का नंबर 1 पार्टिसिपेशन होता था जी। तो आगरा की एक जूता इंडस्ट्री जानी जाने लगी, और आगरा एक सबसे बड़ा क्लस्टर, जो अभी तक सिर्फ दस्तकारी और घरेलू उद्योग तक सीमित था, वो एक मध्यम उद्योग में परिवर्तित हो गया, और आज 150 से ऊपर मध्यम और स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज है। कुटीर उद्योग में तो हमारे आगरा के हर क्षेत्र में 5,000 से 6,000 से ऊपर की यूनिट्स है, और आगरा की लगभग 40% जनता जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये अपने जूतों से ही भरण पोषण करती है। 46% मतलब इन्वॉल्वमेंट है पॉपुलेशन का सीधे लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, और इनके परिवारों को दे दिया जाए तो 4-4, 5-5 के परिवार हैं, तो करीब 18 से 20 लाख हो जाते हैं। आगरा की आबादी, डिस्ट्रिक्ट की आबादी 40 लाख है, और इसमें जो पूरे इलाके के गाँव, यहाँ से फिरोजाबाद से लेकर के, मतलब कि मोहनूम से लेकर के, अगर टेढ़ी बगिया खंडौली से लेकर के वहां तक की सारी लेबर यहाँ आती है। मैं अब अगला सवाल जो करना चाहता हूँ, वो एफनेक ने जो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स से उनको प्रमोट किया, फॉरेन कंट्रीज में जाके फेयर्स में पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज किया, तो ये एक्सपोर्ट कितना इंक्रीज हुआ एफनेक की सपोर्ट से? देखिए, एफनेक की 2 बड़ी उपलब्धि है जी। एक तो जो अर्ली 90s में जो एक्सपोर्ट जो रशिया को होता था, तो वो जीरो, अब जीरो से आज 4,000 करोड़ के सीधे निर्यात पर है। अच्छा। 1,000 करोड़ का हम निर्यात जो करते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर के माध्यम से भी करते हैं, जो बंबई या दिल्ली जी से बैठ करके करते हैं। लगभग 5,000 करोड़ का निर्यात यहाँ से हो रहा है, और डोमेस्टिक में भी बड़ा बदलाव आया है जी। पहले डोमेस्टिक में दस्तकारी तक सीमित था, अच्छे ब्रांड नहीं बनते थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था, वो भी ऑर्गेनाइज हुआ है। हमने दूसरी उपलब्धि ये की कि बिना कंपोनेंट, अच्छे कंपोनेंट के अच्छा जूता नहीं बन सकता। इस अच्छे सोल बने, अच्छे इंसोल बने, अच्छे लेसेज हो, अच्छे जितने, इसमें जूते में, एक जूते में लगभग 40 कंपोनेंट्स लगते हैं। ओके। उसके सोल से लेकर के, इंसोल से लेकर के, उसके मशीन लगता है, शेल बोर्ड लगता है, लाइनिंग लगती है, लाइनिंग में फुटबैग्स लगते हैं, वो उसके अंदर इंटरलाइनिंग में अलग लगते हैं, लेसेज है, बकल्स है, वो सब मिलाकर करीब 40 से ऊपर कंपोनेंट लगते हैं। इनकी अपनी सप्लाई चेन को दुरुस्त करना और इनकी क्वालिटी, गुणवत्ता अच्छी होती, इसके लिए हमने मीटर आगरा फेयर लगाया था, जो कंपोनेंट फेयर था, फुटवियर टेक्नोलॉजी एंड कंपोनेंट फेयर लगाया। वो
2007 से लगाना शुरू किया। जी 2007 से आज हम उसका 16 संस्करण कर चुके हैं, 2 संस्करणों को छोड़ करके जो कोविड में गए 16 संस्करण कर चुके हैं। और आज इटालियन स्तर का भी कंपोनेंट आगरा में बनता है। ओके हमको जो पहले सारे मोल्ड अपने चाइना से बनाने पड़ते थे, जी। इटली से बनवाने पड़ते थे, आज कोई भी मोल्ड मात्र 3 दिन के अंदर आगरा में बना लेते हैं। पहले एक सोन के मोल्ड को बनाने में 6 महीने लगते थे। ओके पहले हाथ से करना पड़ता था, फिर पेंटोग्राफ्स आई, पेंटोग्राफ के बाद सीएनसी आई, सीएनसी के बाद अब सीधा कास्टिंग होकर के मोल्ड बन जाते हैं। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सुधरती गई और ये जो मीटर आगरा में जितने हम लोगों ने सिर्फ उसको भारत तक ही सीमित नहीं रखा, इंडिया से तो चाहे वो चेन्नई से हो या बम्बई से हो या कलकत्ता से हो या फिर वो गुड़गांव से हो, मेरठ से हो, जहां का इंडस्ट्री वहां से तो आते ही आते हैं। हमने ताइवान से, चाइना से, फ्रांस से, इटली से, ब्राजील से, अर्जेंटीना से सभी लोगों को स्टार लगाना शुरू किए, ताकि यहाँ की जो छोटी छोटी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जी जिनको ये अच्छे कंपोनेंट देखने का मौका ही नहीं मिलता, अच्छा उनके पास लोग पहुंच ही नहीं पाते, उनको अपनी सोर्सिंग पता ही नहीं होती कि ये मुझे कहाँ मिलेगा कहाँ से, जी तो अपनी गुणवत्ता बंद सुधारेगा कहाँ से जब तक इसके पास क्वालिटी। ये सारा मीटर आगरा के माध्यम से हुआ और आज एक मजबूत सप्लाई चेन बनी है और हम किसी भी अच्छे स्तर का जो जूता है वो बना सकते हैं। अच्छा इसमें मैं एक सवाल और करना चाहूंगा। आपने 46 कंपोनेंट्स बताए जूते में, 46 देर अबाउट 40-46 से लेकर के 50 कंपोनेंट तक रखते हैं। अब वो इसमें पहले मेरे ख्याल से कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जाते थे, अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो कितना रेशियो में डिफरेंस आया है कि पहले कितना इंपोर्ट करना पड़ता था, अब कितना डोमेस्टिक? बहुत बड़ा डिफरेंस आया है जी। अब हमारे जो जूता जो बनता है 100 रुपए का जूता है, उसमें मेरा मात्र 10 रुपए का भी नहीं। अच्छा मात्र 10% का ही हमको इम्पोर्ट करना होता है, बाकी सब इंडिविजुअल को सुनता है। अभी जो हम अपना एक मेजर शिफ्ट करने जा रहे हैं कि लेदर के जूतों के बजाय हमारे स्पोर्ट्स शूज भी बने और अलग अलग परफॉर्मेंस शूज भी बने जी। उनके लिए हमने भी सरकार से ये मांग की है कि इनको ड्यूटी फ्री या सीकेडी इम्पोर्ट होने दिया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ एक और क्वांटिटी बनने लगा, जब बनने लगती है तो पता लगता है कि भारत में इतना बन रहा है, तो फिर वो क्यों जाएगा चाइना से लेने के लिए, वो यही बनाएगा जी। तो पहले ऑटोमोबाइल में भी देखिए, पहले जब कार आई तो सारे कंपोनेंट बाहर से आते थे, हम असेंबली का काम करते थे। आज हर एक कंपोनेंट वहां यहाँ बनता है, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, उनकी इंडस्ट्री में बनता है और कार की कंपनी सिर्फ असेंबल करती है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं Geo9 न्यूज़।